सरकारी आय में वृद्धि। ठीक है, कैसे? केंद्रीय सरकार निर्यात कर, केंद्रीय सरकार निर्यात कर है ना, सेंटर को दिया जाने वाला कर, भूमि कर, लैंड रेवेन्यू टैक्स, यातायात साधनों पर कर तथा सिंचाई पर कर लगाकर सरकारी आय का बहुत बड़ा भाग प्राप्त करती है? इस पर सारा एग्रीकल्चर पर टैक्स रहता है? तो किसान इस देश को दाता कहलाते हैं, इसीलिए किसान इस देश को दाता कहलाते हैं। 80% पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चर पर डिपेंड है तो उतनी मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी अगर टैक्स दिया जाता है तो सर्वाधिक टैक्स एग्रीकल्चर ही देती है। निर्यातों में कृषि उपजों का महत्वपूर्ण स्थान है, अतः निर्यात करों में कृषि से अधिक आय होती है। जितना एक्सपोर्ट किया जाएगा, चाय का एक्सपोर्ट किया जाता है, कॉफी का एक्सपोर्ट किया जाता है, मसालों का निर्यात किया जाता है। अरे इस मसालों के चक्कर में तो भारत 200 वर्ष तक गुलाम है। ये मसाले अंग्रेजों को अच्छे नहीं लगते तो भारत गुलाम नहीं होगा, मसाले बड़े खराब। चलिए, सूती वस्त्र, जूट, चीनी तथा तेल उद्योगों के उत्पादन से जो कर प्राप्त होता है, जो टैक्स प्राप्त होता है, वह भी कृषि उपज की मात्रा के अनुसार ही घटता बढ़ता है। अतः सरकारी आय में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों की प्राप्ति। अगला बिंदु क्या है? खाद्य पदार्थों या, ठीक है, खाद्य पदार्थ कौन कौन से? कृषि व्यवसाय देश की खाद्य पदार्थों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। देश में कुल उपजों की लगभग 80% खाद्य उपजें होती हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के अनुसार, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के अनुसार भारत खाद्य उत्पादन की आगामी 40 वर्षों में 4 गुना क्षमता करने की क्षमता विद्यमान है। कितनी है? अगले 40 वर्षों में भारत कितनी क्षमता है? 40 गुना और ज्यादा करने की क्षमता रखता है। भारत एक शाकाहारी देश है, अधिकांश जनसंख्या कैसी है? शाकाहारी, हर्बीवोरियस है। हमारे भोजन में गेहूं, चावल, मोटा अनाज, दाल, साग सब्जियों की मात्रा अधिक होती है। तो कार्निवोरस तो बहुत कम है, जुबे कभी कभी लंबे समय बाद पार्टी सार्टी हो जाती है। पहले तो किसान 100 बकरे रखते थे, तुम्हारे बाप दादा 100 बकरे रखते थे, पालते थे भी, झूठ ले जाते थे, जंगल में चरा लाते थे। जब इच्छा हुई, जब बकरे को काटा, दावत बना ली। और आज बकरे की कीमत कितनी है भाई? 5,000, 10,000 ऐसे ही है, साइज के ऊपर ये बकरों की कीमत है। और 10,000 हमारी आय नहीं है। आय कहाँ है? सभी बेरोजगार हैं। 10,000 खरीदने के लिए जेब में पैसा कहाँ है? फिर दावत कैसे बनेगी? है? इसलिए जो मांसाहारी थे वे भी अब शाकाहारी हो गए। जब शाकाहारी हो गए तो कृषि पर भार बढ़ गया है। चलिएगा, तो खाद्य पदार्थों में बोरलॉग के अनुसार सही है कि भारत फिर भी हमें कोई कमी नहीं है, 4 गुना करने की क्षमता विद्यमान है। भारत एक शाकाहारी देश है। हमारे भोजन में गेहूं, चावल, मोटा अनाज, दाल, साग सब्जियों की मात्रा अधिक होती है। इसके अतिरिक्त भोजन में दूध, दही, पनीर, मक्खन आदि का भी होना आवश्यक है। एक नहीं है,
और उनकी पूर्ति भी कृषि पर निर्भर या आधारित होती है? अरे आप गेहूं नहीं पैदा करोगे तो घास कहां से होगी? मक्का नहीं पैदा करोगे तो घास कहां से होगी? चना नहीं करोगे तो कुटला कहां से आएगा? अब कुटला वगैरह नहीं आएगी तो पशु खाएंगे क्या? जैसे तुम अनाज खाते हो वैसे पशु को भी चाहिए, हैं? नहीं तो फिर अमेरिका से मंगाना पड़ेगा। पहले मंगाते थे, घास की गांठें आती थी पूरी तार से बंधी हुई लपेट के आती थी, नहीं आती थी? ये बड़ा लंबा लंबा घास। अब नहीं मंगाते, अब हमारे यही हो जाती घास। चलिए, कृषि पर आधारित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत जैसे शाकाहारी देश में कृषि रोजगार का प्रमुख साधन होने के साथ साथ भारतीय जनता की उदरपूर्ति का भी सबसे महत्वपूर्ण साधन है। संक्षेप में, प्रजातंत्र को जीवित रखने के लिए पर्याप्त खाद्य आपूर्ति की आवश्यकता है। अगर हमें डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो रह जाएगी डेमोक्रेसी जिंदा, अब रह जाएगी, हैं? देते रहो अनाज वगैरह सब, हैं? चलाते रहो रोजगार, कौन सा है? मनरेगा, हैं? नरेगा चलाते रहो, देते रहो अनाज, प्रजातंत्र जीवित रहेगा, हैं? जीवित रखने के लिए पर्याप्त खाद्य की आपूर्ति की आवश्यक है, क्योंकि अन्य स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए भूख से स्वतंत्रता पाना आवश्यक है। अगर दूसरी स्वतंत्रता चाहिए, तुम्हें इंडिपेंडेंस चाहिए, हैं? तो हमें सबसे पहले भूख से स्वतंत्रता पानी होगी। विलियम टी टार्डर ने कहा था ये। अब परिवहन का विकास, अगला बिंदु है हमारा परिवहन का विकास। यातायात के साधनों की दृष्टि से विकसित क्षेत्रों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है, जो डेवलप एरियाज हैं उनका हम एक्सप्लेन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो क्या मिलता है कि भारत में रेल व सड़क यातायात का विकास विशेष रूप से कृषि प्रधान क्षेत्रों में अधिक हुआ है। कहां पर हुआ? एग्रीकल्चर लैंड में, एग्रीकल्चर एरिया में ज्यादा हुआ है। कृषि विकास के लिए के साथ देश, कृषि विकास के साथ साथ देश में अनेक नगरों का व्यापारिक एवं औद्योगिक दृष्टि से महत्व बढ़ गया है। अतः देश में परिवहन के साधनों का तीव्र गति से विकास हुआ है। अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन के साधनों का भी ज्यादा इस देश में अगर विकास हुआ है तो वो है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? एग्रीकल्चर की है। एग्रीकल्चर की वजह से ही हमारे जो ट्रांसपोर्ट का विकास हुआ है। सामान्य मूल्य स्तर, सामान्य मूल्य स्तर कृषि सामान्य मूल्य स्तर को पूर्णतः प्रभावित करती है। क्या करती है? सामान्य मूल्य स्तर को पूर्णतः प्रभावित करती है। भारत में जो सरकारी मूल्य सूचकांक बनाए जाते हैं उनमें खाद्यान्नों को दिया गया भार काफी अधिक होता है। अतः केवल खाद्यान्नों के मूल्य में हुई वृद्धि के कारण मूल्य सूचकांक में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि भारत में सामान्य मूल्य स्तर का आधार भी कृषि, सामान्य जो जनरल मूल्य का बेस भी क्या है? एग्रीकल्चर है। देन विदेशी विनिमय की प्राप्ति, अगला बिंदु है हमारा विदेशी विनिमय की प्राप्ति। देश के आंतरिक व्यापार, जो इंटरनल व्यापार होता है, देश का आंतरिक जो व्यापार
का आधार तो कृषि है ही है ना। आंतरिक व्यापार, आंतरिक व्यापार क्या होता है? देश के अंदर कैसे होता है? हाँ? कैसे होता है? अरे एक देशी से दूसरी देशी, एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य में, ये सब क्या है? आंतरिक व्यापार कहलाता है। लेकिन एक देश से दूसरे देश में व्यापार होना विदेशी व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है? तो देश में आंतरिक व्यापार का आधार तो कृषि है ही है, लेकिन विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी कृषि का महत्व कम नहीं है। कृषि एवं कृषि से संबंधित उत्पादनों की निर्यातों की दृष्टि से विशेष महत्व है। देश के कुल निर्यातों में लगभग आधा भाग कृषि पदार्थों का होता है। कितना होता है? आधा, हाफ भाग कृषि पदार्थों का होता है। सन 2019-20 में कुल निर्यात 6,708 रुपये के थे, जिनमें से कुल महत्वपूर्ण कृषि पदार्थों का भाग जो है जूट 243.3, चाय का 385.4, वस्त्र का 293.8 और खली का 109.2 और तंबाकू का 138.1 करोड़ रुपये का इसमें विदेशी विनिमय प्राप्त हुआ था। ठीक है। योजनाओं का मुख्य आधार है ना, क्या है? योजनाओं का मुख्य आधार है। 12वां है योजनाओं का मुख्य आधार। जब हम प्लानिंग करते हैं, कोई योजना बनाते हैं, तो उसका बेस क्या है? भारत के लिए एग्रीकल्चर है। कोई देश किसी उद्योगों पर अपनी प्लानिंग बनाता है। जापान को लेंगे तो क्या जापान कृषि के ऊपर अपनी प्लानिंग बनाएगा? है? नहीं बनाएगा। वो इंडस्ट्रीज के ऊपर अपनी प्लानिंग बनाएगा। तो हम तो एग्रीकल्चर पर ही निर्भर हैं, तो हम हमारी प्लानिंग किसके ऊपर बनाएंगे? हाँ, कृषि पर ही हमारी योजनाएं बनेगी। तो योजनाओं में हमारे देश की कोई भी योजना कृषि विकास के बिना संभव नहीं हो सकती है। यदि कृषि अच्छी होती है तो सरकार योजना के विभिन्न मदों में उचित धन का खर्च करने में सफल हो सकती है। और यदि कृषि खराब हुई, कृषि अच्छी हुई, तो अन्य योजनाओं में भी धन खर्च होगा। और यदि कृषि खराब हुई तो अन्य कार्यों को छोड़कर क्या करेंगे? भाई आपके पास अनाज भर गया तो दूसरी प्लानिंग बनाओगे। अब अनाज ही नहीं है तो घर के अंदर अनाज भरने की सोचोगे या दूसरा करने की सोचोगे? तो अगर अनाज भरा हुआ तो सोचोगे मैं मोटरसाइकिल ले आऊं या कुछ और ले आऊं या कुछ और कर लूं या कपड़े सिलवा लूं बढ़िया। लेकिन कोठी में अनाज ही नहीं है तो पहले अनाज भरोगे, दूसरी सुविधाएं हम। तो भारत भी ये सोचता है कि अगर कृषि अच्छी हुई तो अन्य प्लानिंग बनाएगा, और कृषि खराब हुई तो अन्य कार्यों को छोड़कर खाद्यान्नों के अभाव को पूरा करने के लिए धन खर्च करना पड़ता है, जिसमें योजना व्यय में अनिवार्य रूप से कटौती करनी पड़ती है। अतः स्पष्ट है कि योजनाओं की सफलता भी कृषि की संपन्नता पर निर्भर करती है। योजनाओं की सफलता कृषि की संपन्नता पर निर्भर करती है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत गांव का देश है। क्या कहते थे? भारत गांव का देश है और कृषि भारत की आत्मा है। क्या कहते थे? भूल गए? भारत गांव का देश है और कृषि भारत की आत्मा है। तो अगला बिंदु है हमारा समाज पर प्रभाव। क्या है? समाज पर प्रभाव क्या पड़ता है?